मैं रश्मि सेन गुप्ता फ्रॉम गवर्नमेंट DBPG गर्ल्स कॉलेज रायपुर से। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के मेरे पिछले लेक्चर में मैंने लैग्रेंज विधि से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हल किया जाए इसके बारे में आपसे चर्चा की। आज ये मेरा सेकंड लेक्चर है। इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रामाणिक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। कुल 4 स्टैंडर्ड फॉर्म हैं, 1, 2, 3 एंड 4। उनमें से आज के लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म 1, 2, 3 इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस आवश्यक होंगी हल करने के लिए। तो पहली डेफिनेशन है कंप्लीट इंटीग्रल या फिर पूर्ण समाकल। माना फंक्शन एक्स वाई जेड कॉमा पी क्यू इक्वल टू 0, जिसको मैंने इक्वेशन 1 से प्रदर्शित किया है, एक आंशिक अवकल समीकरण है जिसमें x और y स्वतंत्र चर हैं और z जो है परतंत्र चर या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फंक्शन जो मौजूद है एक्स वाई जेड, इसमें p और q का विस्थापन a, b इक्वल टू 0 से करने पर दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल प्राप्त होता है या कहलाएगा, जहां a और b जो हैं स्वेच्छ अचर या फिर आर्बिट्री कांस्टेंट्स। दूसरी डेफिनेशन है पर्टिकुलर इंटीग्रल या फिर विशेष समाकल। यदि समीकरण 2 जो ऊपर मौजूद था में a व b को विशेष मान दे दिए जाएं तो प्राप्त हल समीकरण 1 का पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाएगा। एक तीसरी डेफिनेशन है विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन। यदि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो मूल रूप में इक्वेशन 1 से प्रदर्शित है का कंप्लीट इंटीग्रल जो अभी मैंने बताया f ऑफ एक्स वाई जेड a, b इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 है, तो इस इक्वेशन 2 का एनवलप जो प्राप्त होता है वह इक्वेशन 1 का विचित्र हल कहलाता है। एनवलप आप लोग को याद होगा, हाउ इट इज़ डिफाइंड। एनवलप को किस प्रकार से डिफाइन किया जाए। मान लीजिए वक्र कुल मौजूद है, फैमिली ऑफ कर्व्स मौजूद है। जैसे फैमिली मैंने कहा तो कई अवयव होंगे, कई मेंबर्स होंगे। यहाँ पर इस वक्र कुल में यदि हम एक अन्य वक्र प्राप्त करें, विधि मैं आपको बताऊंगी, और वह वक्र किस प्रकार होना चाहिए, सभी जो मेंबर्स हैं, सभी जो सदस्य हैं उनको टच करे या फिर स्पर्श करे तो प्राप्त कर्व कहलाता है एनवलप उस वक्र कुल का। नाउ हाउ टू फाइंड, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मेथड ये है, मूल फंक्शन मौजूद है f इक्वल टू 0। हम यहाँ आंशिक अवकलन करेंगे। पहला अचर a के सापेक्ष डेल f अपॉन डेल a इक्वल टू 0। उसी प्रकार से दूसरा आंशिक अवकलन डेल f बाई डेल b इक्वल टू 0। इनमें तीनों इक्वेशन से a और b का विलोपन या एलिमिनेशन करने पर हमको जो प्राप्त होता है वो विचित्र हल या फिर सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं प्रामाणिक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म की ओर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो पहला मानक रूप है, फंक्शन तो मौजूद रहेगा लेकिन इसमें केवल p और q मौजूद हों तथा x और y और z तीनों न हों तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म 1। अर्थात पार्शियल डिफरेंशिएशन चेंज हो जाता है f ऑफ p, q इक्वल टू 0, जिसको मैंने इक्वेशन 1 से दर्शाया है। तब समीकरण 1 का जो हल होता है बहुत स्टैंडर्ड होता है। इट इज़ ऑलवेज z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। इसको 2 से प्रदर्शित किया है, जहाँ फिर से a और b f मूल जो फलन है a, b इक्वल टू 0 से रिलेटेड हैं या संबंधित। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मानक रूप 1 का कोई विचित्र हल नहीं होता और कारण स्पष्ट है। असंगत हल प्राप्त होते हैं, इनकंसिस्टेंट मान प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं इनकंसिस्टेंट? मान लीजिए हल करने के बाद आपको लेफ्ट में तो 0 आ रहा है, राइट में 1 आ रहा है, तो 0 और 1 कभी भी आपस में बराबर नहीं, वो कहलाएंगे असंगत हल। एक एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं मानक रूप 1 को। मान लीजिए सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बहुत स्पष्ट है, यहाँ पर p और q तो हैं लेकिन x y z नहीं है, तो इट इज़ ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म 1। अर्थात दिए गए सॉल्यूशन 1 का जो सॉल्यूशन हमको किस प्रकार से लेकर के चलना है, हल z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, जिसको मैंने इक्वेशन 2 से प्रदर्शित किया है। अब इसका आंशिक अवकलन करते हैं z का, डेल z बाई डेल x, जो पिछले लेक्चर में बताया था स्मॉल p होता है। यहाँ पर राइट हैंड में x के सामने a मौजूद है, वो कोएफिशिएंट है, इसलिए वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर a। उसी प्रकार पुटिंग इन इक्वेशन 1, उसी प्रकार डेल z अपॉन डेल y भी आ जाएगा, q जो मैंने b से प्राप्त किया है। अब इन मानों को, अर्थात
पी और क्यू के मानों को हम इक्वेशन 1 में प्रतिस्थापित करते हैं तो मिलता है पी की जगह ए स्क्वायर, क्यू की जगह बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से बी कॉमन प्राप्त हो जाएगा, इट इज़ रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, इक्वेशन 3। मूल जो समीकरण 1 मौजूद था उसमें हम b का मान रखते हैं तो हमको पूर्ण हल कंप्लीट इंटीग्रल प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार है कि z का इक्वेशन ये था, z इक्वल टू ए एक्स प्लस b का मान प्रदर्शित किया रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी, इक्वेशन 4 प्राप्त हुआ। इसी की सहायता से व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन भी प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार से, ये जो c मौजूद है इसी को हम a के रूप में प्रदर्शित करेंगे कि यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, इसी को हम लिख रहे हैं अन्य फलन फाई ऑफ a इक्वल टू जी। क्या मिलता है, z इक्वल टू ए एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर वाई तो रह गया, c का मान क्या हो गया f ऑफ a बीच में प्लस, इक्वेशन 5। अब इस इक्वेशन 5 को आंशिक अवकलन कर रहे हैं आप, a के सापेक्ष क्या स्थिति बनेगी, यहाँ तो a नहीं है तो z का अवकलन a के सापेक्ष 0 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ a है, a के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो इट इज x, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है a के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो क्या स्थिति बनेगी, 2 और 2 कैंसिल हो गया, a अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, ये y फिर से प्लस फाई का अवकलन फाई के सापेक्ष है तो इट इज़ फाई डैश a, इक्वेशन 6। ये जो 5 और 6 इक्वेशन है इनसे अचर a का विलोपन एलिमिनेशन करने पर हमको जनरल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म की ओर, मानक रूप 2 की ओर आते हैं। इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में x और y नहीं हो पर z रहेगा तो फंक्शन क्या हो गया, z p q इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 से प्रदर्शित। फिर से हम मान रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म तो इक्वेशन 1 का हल जो सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पर z इट इज़ इक्वल टू ऑलवेज f ऑफ x प्लस ए वाई, इसको मैंने प्रदर्शित किया है x प्लस ए वाई को u से तो f ऑफ u हो गया, यहाँ फिर से a जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ये जो मान आया u बराबर x प्लस ए वाई, यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी फिर से डेल z अपॉन डेल x इट इज़ इक्वल टू p, इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, चारों का चार है, डेल जेड बाई डेल यू डेल एक्स। फिर से एक बार यहाँ से मिलेगा मान u का अवकलन तो डेल यू डेल एक्स, यहाँ पर 1 तो 1 तो लिखते नहीं हैं तो मिलेगा सिर्फ डेल जेड डेल यू। अब आप कह सकते हैं यहाँ डेल है, आपने कंप्लीट क्यों लिखा, पूर्ण क्यों लिखा है, तो कारण इसका ये है कि z में जो मौजूद है सिर्फ u, z इट इज़ इक्वल टू यू ओनली, दो चर नहीं है एक ही चर है तो ये पूर्ण हो जाएगा डी जेड डी यू। बिल्कुल उसी प्रकार से स्मॉल क्यू ज्ञात किया जा सकता है जो हमेशा से मान रहे हो पिछले लेक्चर से, डेल जेड अपन डेल वाई होता है। फिर से ब्रेक करेंगे, डेल जेड डेल यू डेल वाई। फिर से एक बार यहाँ से u जो मौजूद है u का अवकलन y के सापेक्ष तो डेल यू बाई डेल वाई, y के सामने a है तो a आ जाएगा, फिर से डेल जेड डेल यू और फिर से हम डेल को चेंज कर देंगे पूर्ण में डी जेड डी यू, कारण मैंने अभी बताया। समीकरण 1 में p और q का मान रखने पर क्या स्थिति बनती है, फंक्शन मूल ये है z कॉमा p का मान अभी भी प्राप्त हुआ डी जेड डी यू रख दिया, q का मान अभी भी प्राप्त हुआ a डी जेड डी यू इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 मिलता है। इस इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पर हमको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मूल समीकरण 1 का प्राप्त होता है। एक उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कहा जा रहा है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब इक्वल टू 27z, इसका जो क्योंकि सेकंड फॉर्म है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मानक रूप सेकंड फॉर्म का है, इसलिए इसका जो हल रहेगा z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई इट इज़ अगेन इक्वल टू एफ ऑफ यू, अर्थात u का बराबर x प्लस ए वाई। फिर से एक बार डेल जेड बाई डेल एक्स, इसी प्रकार से डी जेड डी यू आ जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई, इसी प्रकार से ए डी जेड डी यू आ जाएगा। इन दोनों मानों को मूल जो प्रश्न आपका यहाँ पर इक्वेशन 1 है उसमें रख रहे हैं। p का क्यूब है, p का क्यूब है मतलब इसका क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब, फिर से q का क्यूब है तो क्या हो जाएगा इसका क्यूब हो जाएगा। कॉमन हम ले सकते हैं कि दोनों में डी जेड डी यू मौजूद है, मैंने कॉमन ले लिया तो ये स्थिति बन रही है। राइट हैंड में इट इज़ इक्वल टू 27z दिया है प्रश्न में, उसको रहने दिया। फिर एक बार तीसरा मूल थर्ड रूट ले रहे हैं ताकि ये 3 हट जाए, यहाँ तो 1/3 आ जाएगा, ये 3 हट गया और 27 का क्यूबिक 3z पावर 1/3। आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गेट, इसको हल कर लेंगे, सभी जानते हैं चर पृथक्करण विधि से, तो 2z ये जो मिल रहा है आपको यहाँ पर। फिर से एक बार
u और c कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, जब 2 कॉमन ले लिया तो u प्लस b, फिर से एक बार 1 प्लस ए क्यूब मिलता है आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद जेड स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 8 मिल जाएगा x प्लस ए वाई का यहाँ पर क्यूब 8 क्यों हो रहा है, 2 का क्यूब कर रहे तो मिल रहा है आपको यहाँ पर। इस समीकरण में विचित्र हल, विचित्र समाकल, सिंगुलर सॉल्यूशन भी ज्ञात होगा। कैसे? समीकरण 2 जो मौजूद है वही समीकरण 2 यहाँ पर इस प्रकार से दिया है। इसमें 2 प्राचल हैं a और b, 2 पैरामीटर्स आर देयर। पहले हम अवकलन a के सापेक्ष करेंगे इसका, तो जैसे हमने यहाँ पर a के सापेक्ष अवकलन किया तो 1 का तो आंशिक अवकलन 0 हो जाएगा, a क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3a स्क्वायर जेड स्क्वायर। राइट हैंड में a यहाँ मौजूद है इसलिए स्थिति बनती है पूरे का क्यूबिक है, 3 × 8 इट इज़ 24। और ये अब अवकलन हम करेंगे किसके सापेक्ष, b के सापेक्ष। तो क्या यहाँ पर b है, नहीं b नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में b है इसलिए यहाँ पूरे का अवकलन होगा 3 × 8 इट इज़ 24 और इस ब्रैकेट का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2, 3 और 4 को, और इनमें a और b का विलोपन करते हैं हम, तो हमें प्राप्त होता है z इक्वल टू 0, जो कि मूल समीकरण जो मौजूद था इक्वेशन 1 इसका सिंगुलर सॉल्यूशन या फिर विचित्र है। क्लियर हुआ? यस। नाउ वी कम टू द थर्ड फॉर्म इक्वेशन 3। स्टैंडर्ड फॉर्म 3 की ओर आते हैं हम लोग। नाउ व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड फॉर्म 3? स्टैंडर्ड फॉर्म 3 टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रहे हैं हम। यहाँ पर स्थिति ये रहेगी, फंक्शन में x और p मौजूद है, फंक्शन में y और q मौजूद है, पर इट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज़ द राइट हैंड साइड, पर पूरे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कोई z चर नहीं है। तो ये थर्ड फॉर्म हुआ, और इसे हल करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड जो मौजूद है f ऑफ x, p को हम नया कांस्टेंट a मान लेते हैं, और राइट हैंड जो f2 ऑफ y q है इसको हम फिर से a के प्रदर्शित करें इक्वेशन 2, जहाँ a क्या है, स्वेच आर्बिट्री है, कांस्टेंट। अब अवकलन होगा x के सापेक्ष और y के सापेक्ष, तो क्या मिलता है हमको अवकलन करने पर, स्मॉल p इट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर नया फलन लिखा है f1 ऑफ x पे, और यहाँ पर q को भी नया फलन लिखा है f2 ऑफ y है। x a और y a किस प्रकार प्राप्त होना है, इस p को a से लिखा है और इस q को यहाँ पर a से ही प्रदर्शित किया इक्वेशन 3। अब क्योंकि z मूल रूप में किसका फलन है, x और y का फलन, तो हल हमेशा क्या होगा, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, और यहाँ पर p का मान रख दिया जो अभी भी मैंने लिखा है आपको इस प्रकार से, q का मान रख दिया यहाँ पर इसी प्रकार से। अब जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो बाएं पक्ष dz है तो z मिलेगा, और राइट हैंड पूरे का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ फिर से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या मिल रहा है, यहाँ पर b समाकलन अचर प्राप्त हो रहा है। अब इक्वेशन 4 से संबोधित किया है। इक्वेशन 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें दो अचर मौजूद हैं, पहला a और दूसरा यहाँ पर b। मान लीजिए हम इक्वेशन दिया गया है पार्शियल डिफरेंशियल p इंटू क्यू इक्वल टू एक्स वाई, तो फिर से मैंने उसी को रख दिया, इक्वेशन 1 से संबोधित किया है। क्योंकि यहाँ पर z नहीं है इसलिए मानक रूप थर्ड फॉर्म का आंशिक डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से एक बार हम चार पृथक कर सकते हैं, p x इधर आ गया, y q इधर चला गया, उसको मैंने इक्वेशन a से प्रदर्शित किया कि दोनों रेशोज हैं, अनुपात हैं, लेट इट बी a। अब प्रत्येक अनुपात बराबर a के, तो p अपॉन x इक्वल टू a, y अपॉन q इक्वल टू फिर से a लिखा है, p इक्वल टू ax यहाँ से प्राप्त होता है, q इक्वल टू y अपॉन a मिलेगा इक्वेशन 3। फिर से मूल समीकरण जो ऊपर बताया था dz बराबर p dx प्लस q dy, p का मान यहाँ से रख दिया, q का मान यहाँ से रख दिया, इंटीग्रेट करने पर dz का इंटीग्रेशन z इक्वल टू, अब यहाँ पर जब इंटीग्रेट करते हो x का x² 2, तो यहाँ पर y² अपॉन 2a प्लस अगेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b, टेंस 2 शिफ्ट कर दिया, 2az इक्वल टू a² x² प्लस y² प्लस 2ab, और फिर से इसको आप नया कांस्टेंट भी लिख सकते चाहे तो, या फिर दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, पूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन। इस प्रकार से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म 1, 2 और 3 उनके रूप भी देखे, उसको किस प्रकार हल किया जाए, और तीनों पे एक एक एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिए हैं। एक
PDF मैंने बनाया है जिसमें इन सभी को लैग्रेंज मेथड को भी आपका ये जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 3 और नेक्स्ट लेक्चर में हम चौथा फॉर्म भी देख लेंगे। उन सभी के न्यूमेरिकल्स कुछ मैंने बनाए हैं, कुछ आपको एक्सरसाइज के रूप में दिए हैं, ताकि कम से कम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हल किया जाए इसमें आप सभी को दक्षता प्राप्त हो सके। धन्यवाद।